हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और क्या होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और क्या इनकी यूटिलिटी है, कैसे ये हमें हेल्प करने वाले हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए और उन्हीं ट्रांजेक्शन से किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे। तो जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ। बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, गैप। यहां पे क्या बोला जा रहा है आपसे, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स अपने आप में क्या होते हैं? सब प्रिंसिपल्स ना जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ये ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी एक्ट को करने से पहले आपको गाइड करती हैं कि इन चीजों को कैसे किया जाता है। अब वही चीज आप यहां अप्लाई करिए तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो जनरल गाइडलाइंस बन जाएंगी जो कि हमें अकाउंटिंग करते वक्त हेल्प करेंगी, हमें गाइड करेंगी कि किस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है और कैसे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। देख लेते हैं यहां पर, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक और फंडामेंटल प्रपोजिशंस। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली अपने आप में जनरल प्रपोजिशंस हैं या फंडामेंटल प्रपोजिशंस हैं एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स, जिनके बेसिस पे ही अकाउंटेंट्स क्या करने वाले हैं, ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपने आप में वो बेसिक प्रपोजिशंस हैं, वो जनरल गाइडलाइंस हैं जिन्हें अकाउंटेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। किस चीज के लिए? ताकि वो हमें हेल्प करें कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें और फिर उन्हीं ट्रांजैक्शन से कैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें। तो एकदम क्लियर है बच्चों, एक बार फिर से बहुत आसान शब्दों में बता देता हूं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपने आप में ऐसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आपको अकाउंटिंग करते वक्त गाइड करती हैं कि किस तरीके से आपको अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और उन्हीं ट्रांजैक्शन से किस तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इट इंक्लूड्स, अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या आता है? तो इसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हीं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ कन्वेंशंस भी हैं। इन सबको मिलाकर ही क्या बनाया गया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं, बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन, बिलीफ्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गाइडलाइंस हो जाती हैं जो कि हमें क्या करती हैं, गाइड करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। सर इसके अंदर ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है आइडियाज। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर पहला तो क्या हो गया, जनरल गाइडलाइंस। दूसरा क्या हो गया, दूसरा सर इसके अंदर वो जनरल आइडियाज हैं जिनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। मतलब इनके अंदर जो आइडियाज लिए गए हैं उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर? और इसके अलावा इसके अंदर ना सर कुछ कन्वेंशंस भी हैं। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है बच्चों? कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिन्हें कई जमानों से हम लोग क्या करते चले आ रहे हैं, फॉलो करते चले आ रहे हैं और आज भी उन प्रैक्टिसेस का कहीं ना कहीं हम लोग अकाउंटिंग करते वक्त यूज करते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं? सब प्रिंसिपल्स, इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स और इसके अलावा कन्वेंशंस। प्रिंसिपल्स में हमने क्या कवर कर लिया, जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स में हम लोग क्या कवर कर लेंगे, ऐसे आइडियाज जिनका अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मतलब सर इनके अंदर वो प्रैक्टिसेस भी हैं जिन्हें बहुत पहले से क्या करते चले आ रहे हैं, हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। इन सब से मिलकर क्या बनाए गए हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये होते जरूर अलग अलग है, लेकिन आप मान के चलिएगा कि ये सब मिला के हमने एक ही बॉक्स में बंद कर दिया है और वो बॉक्स क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और जब जब हम उस बॉक्स को खोलेंगे वो हमें गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। क्लियर है बच्चों? नेसेसिटी, जरूरत क्यों पड़ी हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, क्यों बनाए गए हैं ये, ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नीडेड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म। बस अब यहीं पर पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा बच्चों। अकाउंटेंसी में क्या है कि एक ही चीज को करने के ना अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। अब दो कंपनीज हैं, ए और बी। ए ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग तरीके से बनाए हैं, बी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग तरीके से बनाए। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप उन दोनों को आपस में कंपेयर कर पाओगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जब दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त सेम प्रैक्टिसेस को फॉलो ही नहीं किया है, ए ने अलग प्रैक्टिसेस की हैं, अलग मेथड यूज किए हैं, बी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अलग प्रैक्टिसेस और मेथड्स को यूज किया है, तो सर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपस में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो हमें उनको यूनिफॉर्म करना होगा। मतलब हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सबके सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जैसे प्रैक्टिसेस पे ही, एक जैसे मेथड्स पे ही बने होने चाहिए। तो इन सबको एक जगह करने के लिए ही क्या लाए गए हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वापस से पढ़ लीजिए एक बार, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नीडेड
क्यों जरूरत है हमें इनकी? सो डैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हो, यूनिफॉर्म हो, सभी की अकाउंटिंग एक जैसी हो, सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जैसे हो। अगर सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक ही तरीके से बनाई गई है तो बेटा इनकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनको बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है और हम इनका कंपैरिजन भी फिर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स हमें कहाँ हेल्प कर रहे हैं? ये यूनिफॉर्मिटी लाने में हेल्प कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोग एक ही जैसी अकाउंटिंग करें, एक ही प्रैक्टिसेस और मेथड्स को यूज करें, ताकि हम उनका कंपैरिजन आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है बच्चों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स। बड़ी जबरदस्त चीज है बच्चों ये, ठीक है। तो ये क्या है? ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें मान ही लिया जाता है कि किसी ने भी अकाउंटिंग करते वक्त इन 3 प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स को तो फॉलो किया ही होगा। मतलब हम ये मान चुके हैं कि अगर किसी ने कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई है तो इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया ही गया होगा। अगर इन 3 में से कोई भी एक प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया है तो आपको अलग से बताना पड़ेगा, या फिर ये तीनों ही प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए गए हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते वक्त, तो ये चीज आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस में से कोई एक या फिर तीनों ही प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है। तो आप इसकी अहमियत देख पा रहे होंगे यहां पर कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें मान ही लिया गया है कि कोई भी बंदा जब भी अकाउंटिंग करेगा तो इन 3 प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करेगा ही करेगा। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं अभी देख लेते हैं। दे आर प्री अज्यूम्ड, मान ही लिया गया है, टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स। ठीक है, तो हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जब भी अकाउंटिंग की जाएगी तो इन 3 प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। The entities which do not follow any of the fundamental concept are required to disclose the fact. ऐसा कोई सी भी एंटिटी जिसने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करते वक्त या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करते वक्त इन तीनों में से या कोई एक प्रिंसिपल को अगर फॉलो नहीं किया है तो उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो नहीं किया है। कैसे याद रखोगे बच्चों इन तीनों को आप लोग? इनको ना आप याद रखिएगा GCA। कैसे याद रखना है अपने को कि वो कौन से होते हैं, क्योंकि हमको तो अभी बहुत सारे पढ़ने हैं प्रिंसिपल, उनमें से ये 3 क्या हैं? फंडामेंटल्स हैं, मतलब इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। कैसे याद रखना है अपने को? सर ये होते हैं GCA। सर G से गोइंग कंसर्न, C से कंसिस्टेंसी, A से अक्रूवल। हो गया, बन गया शॉर्ट में एकदम। याद रखोगे क्या है हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस? बहुत सिंपल है सर, GCA। G फॉर सर जनरली, सॉरी गोइंग कंसर्न असम्पशन, उसके बाद C से सर कंसिस्टेंसी और उसके बाद A से सर अक्रूवल। अब हम एक एक करके समझेंगे कि गोइंग कंसर्न आपको क्या कहता है, कंसिस्टेंसी हमसे क्या कहता है और एक्रूवल हमसे क्या कहता है। बहुत मज़ेदार चीज़ है बच्चों, अगर ये आप लोगों ने समझ डाला तो आपकी लाइफ हो जाएगी झींगा लाला। देखते हैं सबसे पहला क्या है हमारा गोइंग कंसर्न। ठीक है, अच्छी अकाउंटिंग करनी है ना, कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ते हैं, यहीं से उसकी नींव डलेगी, यही वो फंडामेंटल्स हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम लोग बनाएंगे बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ये उस प्रिंसिपल के कारण कर रहे हैं। उस प्रिंसिपल ने हमें गाइड किया था कि ऐसे ट्रांजेक्शंस को आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। तो पहला हमारा GCA में सबसे पहला क्या है हमारा सर? गोइंग कंसर्न। क्या कहता है हमसे गोइंग कंसर्न? ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, चाहे वो अजम्पशन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कन्वेंशन हो, हम सब मान के चलेंगे कि हमने इन सबको मिला के एक बॉक्स में डाल दिया है और वो हमारे लिए क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जब जब हम वो बॉक्स खोलेंगे वहां से हमें गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपको इस ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट it is assumed that business shall continue for an indefinite period and there is no intention to close down the business. गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये मानकर करेंगे कि बिजनेस की एक इनडेफिनेट लाइफ है और बिजनेसमैन का बिजनेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न हमसे क्या कहता है? हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच कर करेंगे कि बिजनेस की अपने आप में क्या है? एक इनडेफिनेट लाइफ है और बिजनेसमैन का बिजनेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। इससे क्या फायदा मिलता है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के कारण डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज expenditure that give benefit for a long period and revenue expenditure that is one whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period. ठीक है,
तो क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा बच्चों, वहां पे मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स के साथ इन चीज़ों को समझाया है कि क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो खर्चे होते हैं जिनका जो यूटिलिटी होती है या फिर जिनका जो एडवांटेज होता है वो हमें कई सालों तक मिलता है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपने पैसा खर्च किया और उसके अगेंस्ट में जो उसका एडवांटेज था ना वो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, मैं एक बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने 1 महीने उसके अंदर उस बिल्डिंग को क्या कर लिया, यूज कर लिया, उसके अगेंस्ट में मैंने उसको रेंट देना था, वो रेंट मैंने उसको दे दिया, ठीक है, लैंडलॉर्ड को मैंने रेंट दे दिया। तो हमने उसकी जो सर्विसेज थी वो यूज कर ली, उसके अगेंस्ट में मैं उसको पैसा दे रहा हूं, तो इसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली, अब वो बिल्डिंग पता नहीं कितने सालों तक काम आएगी, इसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे खर्चे जिनका एडवांटेज ना 1 साल से ज्यादा मिलता है उनको क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्चे जिनका एडवांटेज ना 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है उनको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चों, आगे बात समझ में। तो जितने भी आप एसेट्स खरीदते हो ना वो सब आपको 1 साल से ज़्यादा एडवांटेज देते हैं, तो किस कैटेगरी में चले जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और डे टू डे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ना उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, क्योंकि उनका जो एडवांटेज होता है वो हम 1 साल के अंदर ही कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं। तो वापस से लेते हैं बच्चों, फिर से लेते हैं हम लोग इसको। गोइंग कंसर्न असम्पशन हमसे क्या कहता है, सर ये हमसे कहता है कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के करेंगे कि बिजनेस की एक इनडेफिनेट लाइफ है और बिजनेसमैन का बिजनेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं। अगर आप ये सोच के अकाउंटिंग करेंगे कि बिजनेस की तो एक इनडेफिनेट लाइफ है तो आप अपने खर्चों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक जो 1 साल के अंदर ही क्या हो जाते हैं, हमें सर्विसेज देके खत्म हो जाते हैं, और दूसरा ऐसे खर्चे जो कि हमें लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देंगे। आ रही बात समझ में। तो यहां पर हम जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं फिर उनको कहां लेके चले जाते हैं, सर बैलेंस शीट में। और जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं हम उनको कहां लेके चले जाते हैं, सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कनेक्शन है बच्चों इसका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी, बड़ा ही जबरदस्त अजम्पशन है। देखिए कंसिस्टेंसी हमसे क्या कहता है, चलो पहले रीड कर लेते हैं, नहीं तो सर आप तो रीड करते नहीं, पहले बता देते हो वहां लिखा क्या। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द पॉलिसीज एंड मेथड्स सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, पहले यहीं तक लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल या अजम्पशन या कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन जो बोलना है वो बोल लो यार। ये अजम्पशन हमसे कहता है एक बार जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स को हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, मैं आपको बता दूं बच्चों, एक ही चीज को ना यहां पर उसकी अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। जैसे आप लोग अब इतना तो पढ़ ही चुके होंगे, डेप्रिसिएशन को हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए या उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग क्या होती हैं, मेथड्स होती हैं। एक होती है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और जिसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। उसके अगेंस्ट में हमारे पास दूसरी क्या होती है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, जिसको हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो आप लोगों के सिलेबस में तो 2 ही मेथड है। अगर आप थोड़ा और हायर अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन को ही कैलकुलेट करने की अपने आप में तमाम मेथड्स बनाई गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो इन्वेंट्री होती है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्टॉक, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड बनाई गई है, लीफो, फीफो, हीफो। अब आप सोचिए कि एक ही चीज की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं। एक ही चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था आपको, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे थे हम लोग कि एक कंपनी ये है उसने कोई और मेथड लगाई है, एक कंपनी भी है उसने कोई और मेथड लगाई है। अब मुझे बताओ कि जब दोनों ही कंपनियों ने सेम चीज को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके रखी तो फिर उनका कंपैरिजन कर पाओगे क्या? नो सर। तो ये चीज आप अपने ऊपर भी अप्लाई करिए ना कि हमने एक बार जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और मेथड को अडॉप्ट कर लिया, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो है डेप्रिसिएशन की वो अडॉप्ट करके रखी है तो अब मैं हर साल ना फिक्स इंस्टॉलमेंट ही यूज करूंगा। अगर मैंने इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मैंने फीफो लेके रखी है मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है, आगे जाके पढ़ोगे आप लोग। तो अगर मैंने इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए या वैल्यूएट करने के लिए मैंने फीफो अडॉप्ट करके रखा है तो मुझे हर साल फीफो ही लगाना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता पहले साल फीफो, अगले साल हीफो, नेक्स्ट ईयर लीफो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। पहले साल स्ट्रेट लाइन, दूसरे साल डिमिनिशिंग, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर डिमिनिशिंग, ऐसे नहीं चलेगा। एक बार आपने जिन अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया, साल दर साल आपको उन्हीं मेथड्स को हर बार फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द पॉलिसीज एंड मेथड्स वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड, हर बार आपको उन्हीं पॉलिसीज, उन्हीं प्रैक्टिसेस और उन्हीं मेथड्स को फॉलो करते जाना है टू अचीव कंपैरेबिलिटी टू अकाउंटिंग डेटा, सो दैट आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में क्या कर सको, कंपेयर कर सको।
पिछले साल कुछ और मेथड, इस साल कुछ और मेथड, तो उन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, मतलब उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फिर आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। द कंसिस्टेंसी principle is applied when alternate methods of accounting are equally acceptable, like difference policies are seen in depreciation methods, stock valuation method, etc. यही तो मैं समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि यहां पर कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्यों उतारा गया है और कहां पे इसका एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन वहां है जहां पे एक ही चीज को कैलकुलेट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। जैसे कि डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो आपने एक बार जो तरीका यूज़ कर लिया, आप हर बार वो यूज़ करिएगा। अभी मैं आपको समझा रहा था इन्वेंट्री, लीफो, फीफो, हीफो, तो हमारे जो स्टॉक का कैलकुलेशन है या वैल्यूएशन है, इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो आप वहाँ पे कंसिस्टेंसी लगाइएगा। एक बार आपने जिन मेथड्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया, हर बार आप उन्हीं मेथड्स और प्रैक्टिसेस से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते जाइएगा। आगे लिखा हुआ है पॉलिसीज एंड मेथड्स कैन बी चेंज इफ। सर आप तो बात कर रहे हो कंसिस्टेंसी की और आप बात कर रहे हो चेंज करने की, तो मेरी बात सुनिएगा। मेरा सवाल आपसे कि एक बार हमने जिन मेथड्स को और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया, तो क्या हम उनको कभी चेंज नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किन कंडीशन में? पहला, इट इज इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले आप जो प्रैक्टिसेस या मेथड्स यूज कर रहे थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, वो आपके अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है आपसे कि आप उसको चेंज करो। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमसे बोला है कि नहीं आप जो मेथड्स लगा रहे थे ना गलत है, आपको इसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जितनी भी बड़े हमारे पास कंपनीज होती हैं ना, उन सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो जिस चीज़ का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसा लिखा है, आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा। दूसरा है बच्चों हमारे पास कंप्लायंस विथ लॉ। कानून आपसे कहता है कि नहीं ये जो आप मेथड लगा रहे थे ना, ये गलत है, आप अपनी मेथड को क्या करो, चेंज करो। तो फिर आप अपनी मेथड और प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज इन पॉलिसी एंड मेथड कैन रिफ्लेक्ट बेटर पिक्चर इन फाइनल अकाउंट्स। अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि हमारी नई वाली मेथड पुरानी वाली मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो करती है, तो भी आप अपने मेथड्स और प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। कंसिस्टेंसी हमसे क्या कहता है, एक बार जिन अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस को आपने अडॉप्ट कर लिया, आप हर बार उन्हीं मेथड से अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते चले जाएंगे, उन्हीं मेथड से आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो क्या हम उसको चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तीन केसेस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे कहता है आप गलत मेथड यूज़ कर रहे थे, अब आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दूसरा हमसे क्या कहता है, कानून आपसे कहता है नहीं आपको अपनी मेथड क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, तो आप अपनी मेथड चेंज कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम ये प्रूफ करके दिखा दें कि नई वाली प्रैक्टिसेस और मेथड्स पुरानी वाली मेथड्स और प्रैक्टिसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शो करती है, तो भी आप अपनी मेथड्स और प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों जी हो गया, सी हो गया, अब आते हैं ए पे, अक्रूअल अजम्पशन। बहुत ज़बरदस्त। अक्रूअल अजम्पशन हमसे क्या कहता है, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ अक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। बहुत आसान शब्दों में, अक्रूअल अजम्पशन हमसे कहता है कि जब जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, इट डजंट मैटर वो उस टाइम सेटल हो रहा है कि नहीं। एक बार वापस से, जब जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, इट डजंट मैटर वो तुरंत सेटल हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल ये बच्चों कि मैंने दिसंबर 5 को ना आप लोगों को गुड्स बेचे थे, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेल्स। दिसंबर 5 को मैंने आप लोगों को गुड्स बेचे थे, जिसको क्या बोला जाता है, सेल्स। लेकिन बच्चों इसका जो पेमेंट है, वो पेमेंट मैंने रिसीव किया है बच्चों सपोज जनवरी 5 को। तो मैंने आपको गुड्स कब बेचे थे सर? आपने हमको गुड्स बेचे थे जनवरी 5 को, और आपने हमको बच्चों इसका पेमेंट कब दिया है सर? सॉरी, हमने आपको गुड्स कब बेचे थे? दिसंबर 5 को, और आपने हमको पेमेंट कब दिया है? जनवरी 5 को। तो मैं इसको कब की सेल्स मानूं, दिसंबर 5 की या जनवरी 5 की? तो ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ है, ट्रांजैक्शन की हैपनिंग कब हुई है सर? दिसंबर 5। तो मैं इसको सेल्स बना के रिकॉर्ड भी कब करूंगा? दिसंबर 5। वो बात अलग है कि इसका कैश मुझे कब मिल रहा है? जनवरी 5 को। आ रही बात समझ में? तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि जब जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, इट डजंट मैटर वो तुरंत सेटल हो रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको गुड्स बेचे थे 5 दिसंबर को, आप मुझे पैसा दे रहे हो जनवरी 5 को, तो मैं उसको कब की सेल्स मानूंगा? मैं उसको सेल्स मानूंगा दिसंबर 5 की, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन की हैपनिंग हुई है तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। वो बात अलग है कि वो सेटल कब हो रहा है? जनवरी 5। एकदम क्लियर? अब यहां देखते हैं बहुत डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द अक्रूअल अजम्पशन, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत प्यारे सेंटेंस में मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें फ्रेम करी है। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसकी हैपनिंग, मतलब जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो रहा है आप उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। जो मेरा एग्जांपल था ना वो यहां पे लिखा हुआ है कि मैंने उस ट्रांजैक्शन में आपके साथ कब एंटर हुआ था। मैं सर आपने हमको गुड्स बेचे थे दिसंबर 5 को, तो मैंने आपके साथ उस ट्रांजैक्शन में कब एंटर हुआ था सर, दिसंबर 5। तो रिकॉर्ड कब किया जाएगा, दिसंबर 5, ना कि सेटल वो कब हुआ था, जनवरी 5। तो वो जो सेल्स है ना, वो सेल्स कब की मानी जाएगी, दिसंबर 5 की मानी जाएगी। वो बात अलग है कि उसका सेटलमेंट कब हो रहा है, जनवरी 5 को। तो हमसे अक्रूवल क्या कह रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब ट्रांजैक्शन में आप एंटर करते हैं तभी उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि जब वो सेटल होता है। बहुत अच्छे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, all revenue and cost are recognized as they are earned or incurred and not as money is received or paid। यहां पे भी वही बोला जा रहा है कि इनकम को इनकम कब माना जाएगा, जिस दिन मुझे उसे ना, जिस दिन मैं ट्रांजैक्शन में एंटर करूंगा उसी दिन से मुझे उसको रिसीव करने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस कब माना जाता है, जिस दिन मैं उस ट्रांजैक्शन में एंटर करूंगा ना उसी दिन से मुझे उसको पे करने का ऑब्लिगेशन आ जाता है। तो आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड होंगे, जिस दिन आप उस ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, ना कि जिस दिन आप कैश में लेन देन करते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। दिस अजम्पशन इज द कोर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, आत्मा है पूरे अकाउंटिंग सिस्टम की। एंड फॉर कंपनीज इट इज मैंडेटरी, तो हमारे पास जितनी भी कंपनीज है ना उनको मैंडेटरी है टू कीप द अकाउंट्स ऑन एक्यूरल बेसिस अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट भी हमसे कहता है कि हमारे देश में जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें सारी के सारे अपने ट्रांजेक्शन्स को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अक्रूवल अजम्पशन। जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उसी दिन रिकॉर्ड करो, इट डजंट मैटर वो सेटल कब होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, सेल्स को सेल्स कब मानी जाएगी, भाई जिस दिन आपने सेल्स में एंटर की हो। 5 दिसंबर को मैंने गुड्स बेचे थे, मैं आपके साथ उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में 5 दिसंबर को एंटर कर चुका हूं, मैं उसको 5 दिसंबर की ही सेल्स रिकॉर्ड करूंगा। वो बात अलग है कि आप मुझे कैश कब दे रहे हो, आप मुझे कैश दे रहे हो 5 जनवरी को, वो अलग चीज होगी। सेल्स कब मानी जाएगी, 5 दिसंबर या 5 जनवरी, सब 5 दिसंबर। क्यों, क्योंकि आप एंटर कब हुए थे, 5 दिसंबर को। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, ओके अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। तो वो गए थे बच्चों हमारे फंडामेंटल असम्पशंस, मतलब वो 3 तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं करोगे तो बताना कि हमने अपने जो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस होते हैं, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, या तो तीनों या फिर उनमें से कोई एक फॉलो नहीं किया है। अब आते हैं हम लोग जनरल। तो ये हमारे पास है बिजनेस एंटिटी। अगला, इसी को बोला जाता है बच्चों सेपरेट एंटिटी, और इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। तो बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी हमसे क्या कहता है। ठीक है, पहले मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ, फिर यहाँ अपन और डिटेल में देख लेंगे। सेपरेट एंटिटी हमसे कहता है कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के करेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के अकाउंटिंग करेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है। हमें किसके लिए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज दैट क्लियर? बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा बच्चों, आपको भी समझ में आने वाला है। तो अकाउंटिंग एंटिटी, सॉरी बिजनेस एंटिटी हमसे क्या कहता है, अकाउंटिंग एंटिटी हमसे क्या कहता है सर, अकाउंटिंग एंटिटी हमसे कहता है कि हम जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे ये सोच के रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंटिटीज। ये दोनों क्या है, अपने आप में अलग अलग हैं। एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होंगे वो सारे के सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगे, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अभी समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब बिजनेसमैन की जो ट्रांजैक्शंस है ना उनको अलग रखो, और जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है उनको अलग रखो। अगर आपने बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में मिला दिया ना, तो यू विल नेवर कम टू नो कि हमारे बिजनेस ने हमें क्या कमा के दिया है। ठीक है, और आपको पता है सर, ये तो बड़े आप ना इंग्लिश मीडियम में हमको पढ़ा रहे हो। ये चीज जो है ये मैं आपको एक छोटे से छोटे शॉपकीपर के पास भी दिखा दूंगा कि एक छोटा सा छोटा शॉपकीपर, एक बहुत छोटा मोटा रिटेलर, बहुत जो कि बेचारा बहुत ही स्मॉल स्केल में बिजनेस करता है, आपको पता है वो भी यही प्रिंसिपल फॉलो करता है। कैसे, इमेजिन करिएगा, आपके साथ जरूर कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा। आप जाते हैं एक मिल्क पार्लर, ठीक है, आप एक मिल्क पार्लर जाते हैं, ये हमारा मिल्क पार्लर हो गया। वहां जाके आप एक कोई पर्टिकुलर वहां से गुड्स खरीदते हैं, भाई मिल्क पार्लर में क्या मिलेगा, सब मिल्क मिलेगा। तो आप वहां पे गए और आपने बोले काम करो भैया 2 लीटर दूध दे दो। तो 2 लीटर दूध लगभग कितने का हो जाता है, 100 रुपए का। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था सर, हमको ना 2 लीटर मिल्क चाहिए।
और ये 2 लीटर मिल्क मैं मान के चलता हूँ कि कितने रुपए का हो जाता है सर, ये हो जाता है आपका 100 रुपए का, 50 रुपए लीटर के हिसाब से, 50 रुपीज़ लीटर अप्रॉक्स चल रहा होगा, मुझे तो नहीं पता कितना चल रहा है। अब आप लेके जाते हैं 500 का नोट, 500 का नोट लेके जाते हैं। अब आप जैसे उसको 500 का नोट देते हैं, वो देखता है 500 का नोट है, ये तो बड़ा नोट है, और वो आपसे कहता है कि भैया चेंज नहीं है क्या, 100 रुपये छुट्टे दो ना। तो आप क्या कहते हो, नहीं नहीं अंकल अंकल हमारे पास चेंज नहीं है। तो मालूम हो क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, वो आपके 500 के नोट को इधर रखेगा, जेब में हाथ डालेगा और उसमें से बहुत सारे रुपए निकालेगा, और उसमें से वो क्या करेगा, चेंज करेगा, मतलब उसमें से वो 100 के 5 नोट बाहर निकालेगा। वो पैसा उसकी पॉकेट में रखा था, मैं गल्ले की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने जैसे ही 100 रुपए का दूध खरीदा, उसने आपसे बोला कि भैया छुट्टे नहीं है क्या, आपने बोला नहीं है, हमारे पास तो 500 का ही नोट है। वो आपसे 500 का नोट ले लेगा, फिर वो क्या करेगा, जेब में हाथ डालेगा और चेंज निकालेगा, 500 रुपए वहीं फंसा देगा और उसमें से 100 के 5 नोट निकाल लेगा। ठीक है, ये कौन सा पैसा है जो उसकी पॉकेट में रखा था, वो 500 का नोट वहीं फंसा देगा और 100 के 5 नोट बाहर निकाल लेगा। इतना क्लियर हो गया। तो पॉकेट में से 100 के 5 नोट बाहर आए, लेकिन उसकी जगह 500 का नोट वहां पहुंच चुका है, तो पॉकेट में जितने रुपए थे उतने के उतने हो गए। यस सर। अब वो आपको क्या करेगा, 400 रुपए आपको वापस कर देगा, और 100 रुपए जो है ना वो अपनी दुकान का गल्ला खोलेगा और उसके अंदर डाल देगा। वो 100 रुपए जो थे वो बिजनेस की कमाई थी, बिजनेसमैन की नहीं थी। इसलिए बिजनेसमैन ने 100 रुपए अपनी पॉकेट में नहीं रखा, उसने उस गल्ले में डाल दिया। तो यहां पर बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने ट्रांजैक्शन और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर दिया। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ऐसा आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है। तो बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी हमसे क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को क्या करो, अलग अलग रखो, दोनों के ट्रांजैक्शंस को क्या रखो, अलग अलग रखो। अगर बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को हमने किस में मिला दिया, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में मिला दिया, तो यू विल नेवर कम टू नो कि हमारे बिजनेस ने हमको क्या कमा के दिया है। देखो यहाँ पे भी लिखा है, इफ दिस अजम्पशन इज नॉट फॉलोड, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप दोनों को मिला देते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी असर्टेन। आप कभी भी अपने बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन और सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप उसको बता रहे हो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो जितना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, अप टू दैट एक्सटेंट आपका बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो किसका खर्चा है, वो खर्चा है सर बिजनेसमैन का। एग्जाम्पल भी यहाँ पे वही एग्जाम्पल, इफ द हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस ऑफ ए प्रोपराइटर आर शोन एज बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेसमैन के घर का बिजली बिल मैंने बता दिया बिजनेस का बिजली बिल है, द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस विल बी अंडरस्टेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ओनर्स एक्सपेंसेस। रीड कर लीजिए, द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस विल बी अंडरस्टेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ओनर्स एक्सपेंसेस। तो घर का बिजली बिल मैंने किसको बना दिया है, क्या बना दिया है उसका, मैंने उसको ना बिजनेस का बिजली बिल बना दिया है। तो जितना वो बिजली बिल था ना बच्चों, अप टू दैट एक्सटेंट आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने खर्चे बढ़ा लिए, ऐसे खर्चे बढ़ा लिए जो खर्चे आपके नहीं थे। क्लियर। कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे जाके आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमसे कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिनकी क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू। ऐसा कोई भी लेन देन जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है ना, हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। भाई मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, मैं अपने भाई बहन से प्यार करता हूँ, यहाँ पर भी तो इमोशंस और लव का एक्सचेंज होता है, लेकिन इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। इसलिए प्यार मोहब्बत आप इनको मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनकी क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू। According to this principle, only those transaction and events will be recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money. हम उन्हीं चीज़ों को अपनी books of accounts में रिकॉर्ड करेंगे जिनकी क्या होती है, monetary value. In other words, money is the common denominator used for recording business transaction. तो हम मनी को एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लेंगे और सब चीज़ों को काहे से मेजर करेंगे, मनी से। क्या फ़ायदा मिलेगा, अब जैसे आपने कोई चीज़ लीटर में, आपने कोई लिक्विड लिया है तो आपको पता है कि भाई उसके मेजरमेंट की यूनिट अलग होती है। आपने कुछ और ब्रिक्स लिए हैं, उसकी जो क्या कहते हैं मेजरमेंट करने की यूनिट होती है वो अलग होती है। तो अलग अलग कमोडिटी को अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है, लेकिन उन सबकी कॉमन वैल्यू किस चीज़ में मेजर की जा सकती है, मनी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे वही बोला जा रहा है, मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बाय एक्सप्रेसिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, द डिफरेंट ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स आर ब्रॉट टू अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज मनी।
तो अलग अलग जो हमारे क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हो सकता है उसको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट यूज़ की जाती हूँ। जैसे आपको पता है लिक्विड के लिए अलग होता है, सॉलिड के लिए अलग होता है, ठीक है, डिस्टेंस के लिए अलग होता है, इस तरीके से। तो हम उन सब चीज़ों को एक कॉमन मेजरमेंट से, एक कॉमन रॉड से मेजर करेंगे, जो कि रॉड किसकी होती है, मनी की। तो सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है जिनकी क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है इसके? दिस प्रिंसिपल सफर फ्रॉम टू मेजर लिमिटेशंस। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड। आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर ही नहीं पाओगे जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे। सर जैसे एग्जांपल बता दो, जैसे एग्जांपल में बताता हूँ बेटा, किसी भी कंपनी की जो सक्सेस और फेलियर होती है ना, वो उसके स्टाफ के ऊपर डिपेंड करती है, वो उसके मैन पावर के ऊपर डिपेंड करती है, और मैन पावर की जो क्वालिटी होती है ना, उसको आप मनी से मेज़र नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत बेकार पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरी क्वालिटी है या फिर जो कुछ भी, आप उसको मॉनेटरी वे में मेज़र कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिनकी क्या होती है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। तो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में हाथ किसका है? मैन पावर का। उसकी जो क्वालिटी है उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। दूसरा हमारे पास क्या है? मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिस्टिक वैल्यू, ठीक है, डेट इज इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिस्टिक वैल्यू का मतलब आज से 10 साल पहले 100 रुपए जो थे आज भी 100 रुपए वही है। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? कलर चेंज हो गया है, पहले का 100 नोट कुछ और तरीके से दिखता था और डीमोनेटाइजेशन कुछ और तरीके से दिखता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पहले जो 100 रुपए की परचेजिंग पावर होती थी, अकाउंटेंसी के साथ एक प्रॉब्लम है। वो ये मान के चलता है कि पहले के 100 रुपये और आज के 100 रुपये की परचेजिंग पावर क्या है, बराबर है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज के 100 रुपये और कल के 100 रुपये बराबर नहीं होते हैं। आज आप 100 रुपये लेके जाओगे ना तो कुछ और यूनिट्स आएंगी, और आप अगले दिन उन्हीं यूनिट्स को खरीदने जाओगे ना तो कुछ और यूनिट्स आएंगी। एग्जाम्पल ले लो, आप सब्जी लेने जाओ भैया, आज 100 रुपये की लेने जाओगे तो पता चला बहुत ही कम आई, अगले हफ्ते जाओगे जब सब्जी सस्ती हो गई तो पता चला बहुत सारी आ गई। तो आप उसी 100 रुपये की वैल्यू में क्या हो रहा है, देखो आप चेंजेस आते हैं। हमारी परचेसिंग पावर क्या होती जा रही, चेंज होती चली जा रही है, लेकिन अकाउंटेंसी से इसको कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेंसी क्या कहता है भाई, पुराना 100 रुपये, आज का 100 रुपये, कल का 100 रुपये, परसों का 100 रुपये, सब के सब क्या है, सबकी वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं, बट इन चीज़ों को कंसिडर भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास बच्चों अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसको अपन कहाँ से मिला के पढ़ेंगे? सर हम इसको मिला के पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न से। इसने हमसे क्या कहा था? सर इसने हमसे कहा था कि जो हमारा बिजनेस होता है ना, उसकी एक इंडेफिनिट लाइफ होती है, अनंत, चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 16वीं शताब्दी में आई थी, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है शायद आज भी कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा आप देख लो टाटा एंड सन्स, कहाँ स्टार्ट किया गया था और आज भी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस रख रही है। तो क्यों रख रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न, कि हम ये सोच के बिजनेस करते हैं कि बिजनेस की क्या है, इंडेफिनिट लाइफ है, हमको बिजनेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है, ये बात मान ली हमने। According to the accounting period principle, the life of an enterprise is broke into smaller periods. वो जो आपकी बिजनेस की indefinite लाइफ है ना, अनंत चलती जाएगी वो, तो ये जो आपकी बिजनेस की indefinite लाइफ है, आप इसको क्या करिए, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक सपोज आपका कितना हो गया है, 1 ईयर। ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना? सर ये हो जाएगा हमारा 2nd ईयर। तो हमने जो पूरी हमारे बिजनेस की इनडेफिनेट लाइफ है, हम उसको एक एक साल में क्या कर सकते हैं, 1 साल के आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम उस बिजनेस की पूरी इनडेफिनेट लाइफ को क्या करेंगे, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्यों स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देंगे? सो दैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ताकि हर इंटरवल में हम अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, चेक कर सकें। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आप बस अकाउंटिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और एक ऐसा दिन आएगा जब आपका बिजनेस बंद होगा, तो पता चला 50 साल हो गए, 50 साल बाद मुझे पता चल रहा है, हाय मुझे तो लॉस हो गया, बड़े जल्दी पता चल गया। अब आप कुछ कर पाओगे? सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काम करो ना, आप अपने बिजनेस की इंडेफिनेट लाइफ को क्या करो, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दो। हर एक उस पार्ट की क्या करिए, आप उसका परफॉर्मेंस चेक करिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमको किसने बताया? सर ये हमको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने बोला कि हम पूरी इंडेफिनेट लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और हर एक पार्ट की क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, सो डैट हम डिसीजन मेकिंग कर सके कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप ये नहीं करोगे तो आप तो बस अकाउंटिंग किए जा रहे हो, 50 साल बाद जाके पता चल रहा है हाय रब्बा लॉस हो गया, अब क्या करूं, अब तो जीवन ही खत्म हो गया। इससे ज़्यादा बेहतर है कि उस इंडेफिनेट लाइफ को क्या करूं, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो समय रहते ही पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, सो डैट आप डिसीजन लेके अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं।
Accounting period principle helps in comparison of result of one accounting year with the another and fixes up the time frame for which performance is to be measured. तो ये जो आपका प्रिंसिपल होता है, ये एक साल के आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उसको दूसरे साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कंपैरिजन करने में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा. और हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो हम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये पीरियड कितना फिक्स करना है. आप चाहो तो 12 महीने कर लो, आप चाहो तो 15 महीने कर लो, लेकिन अब प्रैक्टिस है 12 महीने की, तो इसलिए हमारे पास क्या चल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड 12-12 महीने के चल रहे हैं. ठीक है, आगे बात समझ में. तो आप उसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जनरली एक साल की है, इसलिए एक साल में डिवाइड कर दिया गया है. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फुल डिस्क्लोजर. देखें फुल डिस्क्लोजर हमसे क्या कहता है. फुल डिस्क्लोजर हमसे कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज मीन्स ऑफ कन्वेइंग एंड नॉट कंसीलिंग. फुल डिस्क्लोजर हमसे कहता है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि सारी जरूरी इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट्स के थ्रू बाहर आ जाए. मतलब आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन बतानी है, छुपानी नहीं है. ठीक है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, ये कुछ इस तरीके से बने होने चाहिए कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे, मतलब बताएंगे, ना कि छुपाएंगे. ठीक है, तो हम फाइनेंशियल जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली हम उनसे क्या कहते हैं, वो हमारे लिए एक तरीके से लैंग्वेज है. हम उनसे कम्युनिकेट करना होता है ना बिजनेस से, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. तो ये आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, कुछ इस तरीके से बने हुए होने चाहिए कि उसके अंदर सारी जरूरी जानकारियाँ उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू क्या हो जानी चाहिए, बाहर आ जानी चाहिए, ना कि छुपानी चाहिए. The financial statement must disclose all the relevant and reliable information so that the information may be useful to the user. आपको सारी की सारी जरूरी जानकारियाँ क्या करनी है, उसके अंदर दिखानी है, और आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, so that उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके यूजर्स को क्या हो सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके. क्लियर? सब बताओ कहते हैं, सब बताओ अपने बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से. इसके बाद आता है मटेरियलिटी. ये उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रा करता है, थोड़ा सा करता है. ठीक है, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑल रिलेटिवली एंड रिलेवेंट आइटम्स द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, सब बताओ, सारी इंफॉर्मेशन बता दो, खुली किताब बन जाओ, आओ और पढ़ के चले जाओ. लेकिन मटेरियलिटी आपसे क्या कहता है, मटेरियलिटी आपसे कहता है कि आप हर उस इंफॉर्मेशन को शो करेंगे जो किसी की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो किसी की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है. यहां समझो भैया 100 करोड़ का ना मेरा आपका क्या बैलेंस शीट है, मतलब मेरे पास जो एसेट्स है मान के चलो कि कितने के 100 करोड़ के. अब 100 करोड़ की बैलेंस शीट में एक जो कैलकुलेटर होता है हमारा, आप मुझे बताइए 100 करोड़ की बैलेंस शीट में कैलकुलेटर की कोई इंपॉर्टेंस है क्या, है नहीं है ना. फुल डिस्क्लोजर कहता है आप तो ये बताओ कि हमारे पास कैलकुलेटर भी है. लेकिन मटेरियलिटी आपसे क्या कहता है, भाई 100 करोड़ की बैलेंस शीट में कैलकुलेटर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. आप तो ये बताओ कि 100 करोड़ में आपका लोन कितने का है, तो पता चला 100 करोड़ में हमारे पास जो है सर 80 करोड़ का लोन है. ये बात डिसीजन मेकिंग पे फर्क करेगी कि नहीं, बिल्कुल करेगी ना सर. 100 करोड़ के एसेट्स हैं, 80 करोड़ का तो लोन ही लिए बैठे हुए हो, खुद का तो 20 करोड़ है, 80 करोड़ तो बाहर से लाए हो. कितनी बड़ी बात है तो कि आपके पास जो भी चीज़ है वो 80% बाहर से फाइनेंस्ड है. तो क्या ये मेरी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है सर. आई बात समझ में. तो ये मटेरियलिटी क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज करो, और फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, भाई आप तो खुली किताब बन जाओ. एकदम क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, अगला है हमारे पास प्रूडेंस का प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल. बच्चों आप लोग अब जिस स्टेज पे आके खड़े हुए हैं वहां मैं मान के चलता हूं कि आपने सुन तो लिया ही होगा कि सर रिजर्व्स और प्रोविजंस होते हैं. अरे सुना है कि नहीं भाई, पूरा का पूरा चैप्टर है आप लोगों को डेप्रिसिएशन के बाद रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. आपको बताइए रिजर्व्स एंड प्रोविजन का बर्थ ना यहीं से होता है. यही प्रिंसिपल आपको बताता है कि रिजर्व्स एंड प्रोविजंस क्यों बनाए जाते हैं. हालांकि बहुत प्यारा प्रिंसिपल है, ये कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है. प्रूडेंस का प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट. अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसके बारे में मत सोचो, अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसके बारे में मत सोचो, बट प्रोवाइड फॉर द ऑल प्रोबेबल लॉसेस शुड बी अप्लाइड. लेकिन अगर आगे जाके कोई खर्चा आने वाला है, कोई लॉस होने की संभावना है, तो उसकी तैयारी पहले से ही कर लो. आज बात समझ में. आगे जाके प्रॉफिट होने वाला है इग्नोर कर दो, होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आगे जाके जो लॉसेस होने वाले हैं, आगे जाके कोई खर्चा आने वाला है, उसके लिए पहले से ही क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो अपने आप को. इसीलिए तो हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजंस. इसलिए तो हम लोग क्या बनाते हैं, रिजर्व्स.
तो कंजर्वेटिज्म ये कहीं ना आपके बिजनेस को एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है, ये आपको कंजर्व कर रहा है कि भाई होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर मारो, लेकिन होने वाले लॉसेस को और होने वाले जो क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं एक्सपेंसेस के लिए पहले से क्या करिए, आप लोग अपनी तैयारी करके चलिए। क्या फायदा मिलता है इससे अभी बताता हूँ। इन अदर वर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्ड दैट इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट, हमको लग रहा है कहीं ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, द बिजनेस transaction should be recorded in such a manner that the profit and assets are not overstated and the losses and liabilities are not understated। ठीक है, हमें क्या लग रहा है कुछ डाउट है, हमें क्या लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि डेटर्स है मेरे पास 1,06,000 के। डेटर्स कौन होते हैं सर? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे मुझे पैसे लेने हैं। आगे बात सुन में, अब मुझे क्या लग रहा है यार इसमें से ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे लग रहा है शायद मेरे 6,000 रुपये नहीं देगा, डाउट हो रहा है मेरे को कि मेरा 6,000 क्या होने वाला है, डूबने वाला है। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है कि मेरे 6,000 रुपये क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से ही प्रोविजन बना लिया। तो मतलब मेरे गुड डेटर्स कितने के हो जाएंगे, 1 लाख के। तो कहीं ना कहीं हम इसकी मदद से अपने एसेट्स को क्या कर रहे हैं, हम अपने एसेट्स की ट्रू पिक्चर शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बना लिया ना आपने प्रोविजन। क्यों बनाया? क्योंकि आपको क्या लग रहा था आगे जाके लॉस हो सकता है, आगे जाके आपका पैसा डूब सकता है। आगे बस सुनिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आगे जाके खर्चा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ने हमको क्या समझाया कि होने वाले प्रॉफिट को क्या कर दो बच्चों, इग्नोर कर दो, और होने वाले खर्चों के लिए, लॉसेस के लिए पहले से तैयारी कर लो। हम लोग घर में सेविंग करते हैं ना, ये सब यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों मेरे पास, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि हम एसेट्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। आप एसेट को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे जिस वैल्यू पे आपने उसको खरीदा है। ठीक है, द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। अब आप उस कॉस्ट को ही बेस बनाकर उस पर्टिकुलर एसेट की क्या करोगे, अकाउंटिंग करोगे। तो एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सपोज भैया हमने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर मैंने कितने का लिया है सर? आपने फर्नीचर लिया है ₹1 लाख का, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड भी कितने में होगा, 1 लाख में रिकॉर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर? क्योंकि मैंने इसको एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए कितने रुपए दिए, 1 लाख। अब इस 1 लाख के ही बेसिस पे इसकी क्या की जाएगी, हर साल अकाउंटिंग की जाएगी। सर इसकी कैसे हर साल अकाउंटिंग करोगे? क्यों भैया इसकी वैल्यू कम नहीं होगी क्या? हर साल इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। तो आप 1 ही लाख के अकॉर्डिंगली अब क्या करते चले आना, डेप्रिसिएशन लगाते चले आना। अब 1 लाख से ही इसका डेप्रिसिएशन निकलते चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है सर? इसकी मार्केट वैल्यू तो चल रही है सिर्फ और सिर्फ 40,000। मार्केट वैल्यू ले लो या रिलायजेबल वैल्यू ले लो, कुछ भी। ठीक है, तो हमको उस पर नहीं जाना है अकाउंटिंग करने कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है या फिर इसकी रिलायजेबल वैल्यू कितनी चल रही है, उस पर नहीं जाना है। हमने कितने पे खरीदा था, 1 लाख के। तो हर साल की जो अकाउंटिंग होगी उसका बेस क्या रहेगा, 1 लाख। आगे बात समझ में आप लोगों को। चलिए, तो एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। एसेट काय पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे। द टाइम ऑफ इट्स परचेज, जब हमने उसको खरीदा था 1 लाख में, बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस इन द वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन हम उसको धीरे धीरे क्या करते चले जाएंगे, हम उसकी अकाउंटिंग करते चले जाएंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन। हम धीरे धीरे उसकी वैल्यू को कम करते चले जाएंगे बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आगे बस उनमें चलिए, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, सब मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग का प्रिंसिपल, ये हमसे क्या कहता है। देखिए, इस साल का अगर आप लोगों को करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है ना, तो उसमें इसी साल की इनकम और इसी साल के एक्सपेंसेस का आपस में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स बच्चों आप लोगों ने सुने होंगे। प्रीपेड, हम प्रीपेड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग में क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को सर माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्यों करते हैं, क्या करते हैं, सब प्लस करते हैं। अनअक्रूड और अक्रूड इनकम भी होती है। अक्रूड इनकम को हम लोग क्या करते हैं, सब प्लस करते हैं, और अनअक्रूड इनकम को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपको बताइए एडजस्टमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ये एडजस्टमेंट यहीं से आ रहे हैं। यही वो प्रिंसिपल है जो कि आपसे ये काम करवा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैचिंग प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि इस साल का करेक्ट प्रॉफिट पता लगाने के लिए इसी साल की इनकम और इसी साल के एक्सपेंसेस का आपस में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस देना है मुझे, कितने का इंश्योरेंस देना है सर? साल भर में 12,000 का देना होता है। ठीक है, चलो इंश्योरेंस छोड़ो, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। आप ले लीजिए, चलो रेंट, मुझे रेंट देना होता है सर 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो साल भर में मुझे कितना देना पड़ेगा सर? 12 बार देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप कितना दोगे, 12,000। ठीक है, लेकिन सर अभी तक के का जो मेरा रेंट पेड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 10,000। अभी तक मैंने कितना दिया है, 10,000। ठीक है, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा वहाँ रेंट पेड कितना दिखेगा, 10,000। लेकिन हमको पता है कि भाई साल भर का 10,000 नहीं बनता है, साल भर का कितना बनता है, 12,000।
तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हैं, सर आप ना यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट करके ना 2000 ऐड कर दोगे, सो डैट हमारा जो इस साल का टोटल रेंट है वो कितना बन जाएगा 12,000। मालूम आपने ऐसा क्यों किया? आपने किया बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर कैसे? अरे भैया इस साल का जो खर्चा है ना वो 10,000 नहीं है, इस साल का खर्चा कितना है 12,000 है, तो 10,000 ही पे किया था वो बात अलग है, लेकिन इस साल का टोटल खर्चा कितना है? इस साल का टोटल खर्चा तो 12,000 है, तो मैं कितना दिखाऊंगा 12,000। आगे बात समझ में। और एग्जांपल बना लेते हैं जैसे कि सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुझे ना इंटरेस्ट अभी तक कितना मिला है? सर मुझे ना इंटरेस्ट 1,000 रुपये महीने के हिसाब से साल भर का कितना मिलेगा 12,000, लेकिन अभी तक मुझे कितना मिला है 8,000, तो ट्रायल बैलेंस में मालूम आपको कितना दिखेगा 8,000, लेकिन जो रिमेनिंग 4,000 का है वो मैंने कमा लिया है, वो बात अलग है कि मुझे वो अभी नहीं मिला है। तो भैया आप इसको क्या करोगे, अक्रूड इनकम बना के 4,000 रुपीज़ इसमें ऐड कर लोगे, तो इस साल का आप टोटल इंटरेस्ट कितना दिखाओगे 12,000 ही दिखाओगे। वो बात अलग है कि 8,000 मिल गया 4,000 नहीं मिला, तभी आपको करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा। तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए आपको मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, और मैचिंग प्रिंसिपल हमसे कहता है कि इस साल का प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए इस साल के ही एक्सपेंसेस और लॉसेस का और इनकम एंड गेन्स का आपस में कंपैरिजन होना चाहिए। अगर आपकी इनकम में और एक्सपेंसेस में किन्हीं और साल की इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, तो उसको उठा के बाहर करो, और जो इस साल के हैं लेकिन अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किए उसको आप इंक्लूड करो, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी साल के खर्चों को इंक्लूड कर रहा हूँ, ये इसी साल के हैं, बस ये कि अभी अकाउंटेड नहीं है तो मैंने इनको अकाउंटिंग कर ली। क्लियर? ऐसे ही आप कर सकते हैं इनकम के साथ भी, कि जो इनकम इस साल की नहीं है उसको उठा के बाहर कर दो, जो इस साल की है लेकिन अभी तक मिली नहीं है उसको उठा के अंदर कर लो, ऐड कर लो। इसके बाद आता है ड्यूअल एस्पेक्ट। यहां से आपका भैया बर्थ होता है डेबिट और क्रेडिट का। ये आपसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट। हमारा बिजनेस जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, और दोनों ही हमेशा बराबर अमाउंट के ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। एंट्री बनाना जरा, गुड्स परचेज फॉर कैश की 10,000, सर इसकी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10,000 हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट। और क्या कह रहे हैं, एक हो गया डेबिट और एक क्या हो गया क्रेडिट, और दोनों क्या होते हैं इक्वल। अरे दोनों हमेशा ही इक्वल होंगे चाहे कुछ भी कर लो। अरे जितने के गुड्स आएंगे उतना ही तो कैश जाएगा, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा ही क्या होना है, बराबर ही होना है। सिंपली स्टेटेड, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट एंड वाइस वर्सा। तो जितना आप डेबिट करोगे हर बार उतना ही क्रेडिट होगा, ऐसा ही हर बार होना है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट टोटल एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट के कारण हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, टोटल लायबिलिटीज के। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो टोटल एसेट्स, मेरे पास जो कुछ भी है वो हमेशा किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। कैपिटल मतलब जो बिजनेसमैन ने लगाया है, और लायबिलिटीज मतलब जो हमने बाहर वालों से लिया है। देखते हैं कैसे, ठीक है चलो यही समझा देता हूँ। सपोज बिजनेसमैन ने कितना कैश लगाया 1 लाख, बच्चों बिजनेसमैन ने कितना कैश इन्वेस्ट किया है 1 लाख, और 50,000 का मैंने लिया है लोन। 1 लाख रुपए बिजनेसमैन ने लगाया, 50,000 का लिया मैंने लोन, बताओ कितना हो गया सब 1,50,000। तो मेरे पास बच्चों कैश भी कितना आएगा 1,50,000। देखो आप दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे आप कोई सा भी ट्रांजैक्शन कर लो हमेशा आपके एसेट्स किसके बराबर निकलेंगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। ठीक, अब आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। बच्चों आपको पता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कुछ नहीं है, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अक्रूवल का ही आधा हिस्सा है। अक्रूवल में मैंने आपको क्या समझाया था कि एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस कब माना जाता है, सर जिस दिन आप एंटर हो जाओगे ट्रांजैक्शन में उसी दिन से आपके ऊपर उसको पे करने का ऑब्लिगेशन आ जाएगा, आप उसको एक्सपेंस बना के रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इट डजंट मैटर, आप उसको पे कब करते हैं। इनकम को इनकम कब माना जाता है, सर जिस दिन हम ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, जिस दिन हमें अमाउंट रिसीव करने का राइट मिल जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि मुझे कैश कब मिल रहा है। तो जिस दिन मुझे अमाउंट रिसीव करने का राइट मिल जाएगा सर उसी दिन मैं उसको अपनी इनकम मान लूंगा। जैसे मैंने 5 दिसंबर और 5 जनवरी वाला एग्जांपल आप लोगों को बताया था, ये उसका आधा पार्ट है। ये कहते हैं इनकम को इनकम कब मानोगे, तो भैया हम तो पढ़ चुके हैं कि इनकम को इनकम कब मानेंगे, सर जिस दिन ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे उसी दिन से उसको रिसीव करने का राइट मिल जाएगा, मैं उसको उसी दिन की इनकम मान लूंगा, इर्रिस्पेक्टिव मुझे कैश कब मिल रहा है। क्या था मेरा एग्जाम्पल, दिसंबर 5 को सर आपने गुड्स बेचे, और इसका जो मुझे कैश मिल रहा है, इसका जो मुझे अमाउंट रिसीव करना है सर वो आपको मिल रहा है जनवरी 5 को। बताओ मैं सेल्स कब रिकॉर्ड करूं, किस डेट पे रिकॉर्ड करूं, सर आपको सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा दिसंबर 5। आप अपनी इनकम कब मानोगे इसको, सर दिसंबर 5। ठीक,
तो दिसंबर 5 को मैंने गुड्स बेचे, पैसा मिल रहा है जनवरी 5, कब की सेल्स मानूं सर? दिसंबर 5 की मानना पड़ेगा, क्योंकि आप एंटर कब हुए? 5 दिसंबर को। आपको इसको पैसा रिसीव करने का अधिकार कब मिला? 5 दिसंबर को। तो इनकम भी कब की मानी जाएगी? 5 दिसंबर की। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into. कब ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ था? 5 दिसंबर को। एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, और मुझे आपसे पैसा लेने का अधिकार मिल चुका है। कब? 5 दिसंबर को। In other words, revenue is recognized in the period in which it is entered, whether received or not, or received during the period. ठीक है, तो हम इससे ऐसे समझ सकते हैं कि इनकम को इनकम तब रिकॉर्ड किया जाता है जैसे ही आप उस ट्रांजेक्शन में एंटर कर लेते हो, आपको पैसा रिसीव करने का अधिकार मिल जाता है। तुरंत मिल गया तो भी वो 5 दिसंबर की सेल्स है, बाद में मिल रहा है तो भी वो 5 दिसंबर की सेल्स है। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमसे कहता है द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। हमारी जो अकाउंटिंग होती है ना, वो पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए। मतलब हमको उसमें अपना पर्सनली कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस के ट्रांजेक्शन है ना, तो एक काम करता हूँ, बिजनेस की इलेक्ट्रिसिटी बिल में ना अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मिला देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा, गलत हो जाएगा। इन other words, this principle requires that each recorded transaction event in the books account should have an adequate evidence to support it. आप जो भी बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, जितने भी ट्रांजैक्शन में आप एंटर करोगे, सबका कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं बिल, रिसीट्स, इनवॉइसेस, वाउचर्स। तो उन बेसिस पे ही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपके ट्रांजैक्शन के पीछे एविडेंस नहीं है तो भैया माफ करना, हम तो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद हमारे पास है टाइमलीनेस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टाइमली इंफॉर्मेशन दो लेस रिलायबल शुड बी मेड अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर्स। ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो ऐसी आंख बंद करके पैसे लगा दूंगा क्या? पैसे लगाने से पहले मैं आपकी पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या करूँगा? एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि अगले 15 दिन के अंदर मैं इसमें पैसा लगा दूंगा, और मुझे आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो 6 महीने बाद देने के, आप मुझे 6 महीने बाद दे रहे हो। मुझे चाहिए कब? 15 दिन के अंदर। आप मुझे वो इन्फॉर्मेशन कब अवेलेबल करा रहे हो? 6 महीने बाद। तो तब वो इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की रहेगी क्या? अरे बिल्कुल नहीं रहेगी, मैं अपना पैसा कहीं और उठा के इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को टाइम पर पहुंचाओ, नहीं तो वो उसकी किसी के भी काम की नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद है हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों ये टॉपिक ना हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी कवर किया था कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती है या फिर जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला कौन सा होता है बच्चों? हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका मतलब ये कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बने होने चाहिए कि वो बड़े ही आसानी से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को समझ में आ जाए। ठीक है, पता चला अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ, भगवान जाने क्या लिखा हुआ है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसको बड़ी आसानी से समझ ले। बच्चों नेक्स्ट है हमारा रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है कि भैया आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, सारी की सारी जानकारियाँ इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है भैया आपको उसके अंदर हर वो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी जो कि किसी ना किसी डिसीजन मेकर को क्या कर सकती है? इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो मटेरियल का मतलब होता है हर वो फैक्ट्स बताइए जो कि, मटेरियल मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हर वो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताइए जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को क्या कर सकती है? इन्फ्लुएंस कर सकती है। और लास्ट में भैया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए रिलायबल, मैं उन पर विश्वास कर सकूं कि अगर ये बने हैं तो सही तौर तरीके से ही बने हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड और चीटिंग वाला इंटेंशन नहीं है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सिलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसके अंदर ना एक रूल्स का बंडल होता है और ब्रॉड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एंड मेथड्स टू बी चूजन आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव्स। एक ही चीज़ को करने के कई अलग अलग तरीके हैं और सब लोग अगर अलग अलग तरीके फॉलो करने लग जाएंगे तो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग बनेंगे, और अगर सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग बनेंगे तो हम उसके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए, ये अपने आप में एक रूल्स का बंडल है जो कि आपको बताता है कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव, एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अगर आपके पास अलग अलग मैथड हैं तो किस केस में आपको कौन सी मैथड यूज़ करना है, इसके रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं को बोला जाता है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अच्छे से सुन लीजिएगा क्या बोला है मैंने।
4 बार रिवाइंड करके देखो बच्चों, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, क्यों लाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए हैं बच्चों हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमारे पास एक ही चीज़ को करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन की कई मेथड है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए कई मेथड है। तो ये आपको बताएंगे कि किस केस में आपको कौन सी मेथड यूज़ करना है। स्ट्रिक्टली आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिस है ना, उसको हार्मोनाइज, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए। नेक्स्ट है बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बच्चों कोई वही सिग्निफिकेंस है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि इससे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब एक जैसे बनते हैं। चूंकि वो एक जैसे बनते हैं तो हम उसका आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब आते बच्चों एडवांटेज, क्या फायदा मिलेगा मुझे? तो रिडक्शन इन वेरिएशन। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो ए अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, बी अलग तरीके से बना रहा है, सी अलग तरीके से बना रहा है, इतने सारे वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा, डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आ जाने से हम वो भी चीज बताने लग गए हैं जो लॉ के भी बियॉन्ड है, कानून के भी बियॉन्ड है। उसके बाद क्योंकि सारे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक जैसे बनेंगे तो हमको उसका कंपैरिजन करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इससे जो रिलायबिलिटी है बच्चों वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जैसे बनेंगे तो विश्वसनीयता जो है उसकी वो भी पहले के कंपैरिजन में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों लिमिटेशंस। इनके अपने आप में कुछ लिमिटेशंस भी है। रिस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, ये कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ये आपको बताएंगे किस केस में आपको कौन सी मेथड यूज करना है, तो आपको उस केस में वही मेथड यूज करना है, आप कोई दूसरी मेथड यूज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं रिजिडिटी आ रही है, आपको ऐसा ही करना है, बांध दिया जाएगा आपको। और एक और खासियत है, कैन नॉट ओवर राइट द स्टैट्यूट, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भले ही कहीं ना कहीं हमें अकाउंटिंग करने में बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये कानून से बड़े नहीं है। कानून में जो लिखा है वही होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर सर पे चढ़ के नहीं नाच सकता है। अब आते हैं बच्चों यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वही जो हमने पीछे पढ़ा वही सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है। प्रोवाइड्स द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये ऐसे कहीं ना कहीं आपको रूल्स बना के देता है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से सबसे अच्छी बात क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, कि जो भी सबके हमारे फाइनेंस अकाउंट्स हैं उनका प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन क्या होगा, एक ही जैसा होगा। क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है, तो एक विश्वास हमारा बढ़ते चले जाता है उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। और कहीं ना कहीं ऑडिटर्स को भी ऑडिट करने में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने में हेल्प मिलती है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं बच्चों इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको बोला जाता है IFRS। ठीक है, इसको समझते हैं लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमको बच्चों। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज होती थी ना, ट्रेड बाउंड्रीज, अब ये क्या हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं। जैसे आपने देखा है कि हमारी कंट्री में देखिए आप, कितने सारे इंपोर्टेड गुड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाहर की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडियन मार्केट में अपने गुड्स को क्या करती हैं, बेचती हैं। सुना है ना आपने, ऐसा देखा भी होगा आपने, यूज़ भी करते हैं आप। तो क्या है IFRS, मैं आपको बताता हूँ। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण एंड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइजेस आर कैरिंग आउट द बिजनेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, हमारा जो आज की डेट में बिजनेस है वो हम यहाँ से बैठे बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कर सकते हैं। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब भैया जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हुंडई, हुंडई नहीं होता है वो, ठीक है, हुंडई नहीं है वो। हमने इंडियंस तो भैया कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ियों में लगे रहते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, हमने उसको बना दिया शाकअप। ठीक है, तो शाकअप आप नहीं होता है, वो क्या होता है बेसिकली, उसको बोला जाता है शॉक एब्जॉर्बर। वो हमारे शॉक को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे ही ना वो हुंडई है, तो उसको हमने क्या बना दिया, हुंडई। तो हुंडई नहीं है वो है हुंडई। तो हुंडई जो है हमारे यहाँ पे क्या बनाती है सर, वो आपको कंट्री में बना के दे रही है पैसेंजर कार्स। और हमारे पास ऑलरेडी डोमेस्टिक ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि कंपनीज इस तरीके की कार्स बना रही हैं, जस्ट लाइक मारुति सुजुकी हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई। ठीक है, अब आप देखो कि महिंद्रा कहाँ की, इंडिया, टाटा कहाँ की, इंडिया, मारुति सुजुकी कहाँ की, इंडिया, और इधर खड़ी हुंडई। अब हुंडई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक काम करो महिंद्रा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है। कैसे करूं सर, ये तो इंडियन कंपनी है और वो सर वो कोरियन कंपनी है, तो वो भाई अपने हिसाब से बनाती होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके यहाँ के कानून, उनके यहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बोलते होंगे, हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ये सब एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। अब मैं कैसे कंपेयर करूं, तो भाई आ गए बीच में IFRS, इनने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए।
तो अगर आप IFRS फॉलो करोगे तो जो हमारे यहाँ की कंपनीज हैं वो भी IFRS फॉलो करेंगी, जो हुंडई है वो भी IFRS फॉलो करेगी। अब दोनों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो दो अलग कंट्री की कंपनीज की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। बच्चों यही होते हैं आपके IFRS। 10 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर डेवलप्ड विच वर बीइंग विथड्रॉन बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों के IFRS। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये हैं, मतलब एक तरीके से ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो हमारे यहाँ की कंपनीज हैं वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करेंगी IFRS से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगी। हुंडई जो कि कोरियन कंपनी है वो वहाँ के तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी, वो भी IFRS वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लेगी। तो अब दोनों एक कॉमन बैकग्राउंड पे आ गए हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो अब इन दोनों का भी कंपेरिजन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, मीनिंग ऑफ IFRS क्या है बेसिकली? सर ये भी ना अपने आप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं। किसने डेवलप किया इसको? सर इसको डेवलप किया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, जिसको हम लोग बोलते हैं IASB। द स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स। इनको किन आधार पे बनाया गया? साउंड और क्लियर स्टेटेड प्रिंसिपल्स। देयरफॉर IFRS आर रिफर्ड टू एज प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।